हेलो वीवर्स, मेरा नाम काजी तारिक हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर में हमारे मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं, स्टोमिक अल्सर भी कहते हैं। इसके साथ साथ हमारी आंत का वो हिस्सा जो हमारे मैदे से मुंसलिक होता है, वहाँ पर भी ज़ख़म हो जाते हैं। क्योंकि ये जो पार्ट है ये डुओडेनम कहलाता है, इसलिए इसको डुओडेनल अल्सर कहते हैं। आमतौर पर ये अल्सर 3 मिलीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर तक होते हैं। जब मरीज़ हमारे पास आता है और वो अक्सर कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, और दर्द उसके एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। ये दर्द कम भी होता है, मुस्तकिल भी होता है, बहुत ज़्यादा भी होता है, और इस दर्द के साथ साथ मतली होती है, उल्टी होती है। इसके अलावा पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, फ्लैचुलेंस होती है, और इसके साथ साथ डकारें आती हैं। तो आमतौर पर ये शक होता है हमें कि कहीं मरीज़ को ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ तो नहीं है। लेकिन फिर जब ये एक अगला जब स्टेज इसमें ऐसा आता है कि जब मरीज़ को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसमें ब्लड आता है, वो ब्लड रेड कलर का भी हो सकता है, कॉफ़ी ग्राउंड कलर भी हो सकता है, जिससे हम डार्क ब्राउन कलर कह सकते हैं, और ब्लैक कलर की भी उल्टी हो सकती है। इसके साथ साथ इसके अंदर स्टूल में भी ब्लैक कलर के स्टूल होते हैं या कॉफ़ी ग्राउंड कलर के स्टूल होते हैं। तो फिर हमारा शक जो है वो बहुत ज़्यादा यकीन में तब्दील होने लगता है कि मरीज़ को जो है पेप्टिक अल्सर है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जब ज़ख़म ज़्यादा गहरे हो जाए तो परफोरेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पर आंतों में छेद हो जाता है। अब आप ये तस्वीर देखें, यहाँ पर ये जो जगह है रीजन, ये पाइलोरस कहलाती है। ये वो रीजन है कि जहाँ पर मैदे से खाना निकलकर हमारी आंतों के अंदर चला जाता है। तो बाज़ औक़ात जब ये यहाँ पर ज़ख़म हो जाते हैं तो ये जगह यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, और यहाँ पर जगह ये तंग हो जाती है। तो इसको पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए तो ये बंद हो जाती है मुकम्मल, मतलब खाना हमारा मैदे से निकलकर हमारी आंत में नहीं जा पाता है। तो इसको हम पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। आमतौर पर ये देखा गया है कि गैस्ट्रिक अल्सर में मरीज़ को खाना खाते ही फ़ौरन तकलीफ़ हो जाती है, जबकि डुओडेनल अल्सर में खाना खाने के बाद वक्ती तौर पर थोड़ा सा आराम आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जो है ये एंजाइम बनते हैं जो खाने को हज़म करते हैं। लेकिन इससे बचाव के लिए हमारे मैदे के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको म्यूकोसा कहते हैं। वक्त के साथ साथ ये म्यूकोसा अगर कहीं से एज गुजरने के साथ साथ कमज़ोर हो जाए या फिर तेज़ाब ज़्यादा बनने लग जाए तो मैदे में कहीं भी खराश पड़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जो बाद में अल्सर में कन्वर्ट हो सकती है। इसके साथ साथ एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अगर जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो वो भी मैदे में और आंतों में ज़ख़म पैदा कर देता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहलाती हैं। ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर लोग ज़्यादा लें, जो आम ज़्यादातर लोग इसको एज ए पेन किलर लेते हैं, तो अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा अरसे तक हो तो उसकी वजह से भी मैदे में और आंतों में ज़ख़म हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल के ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये भी मैदे में मतलब ज़ख़म का बास बन सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस बीमारी की तशख़ीस कैसे होती है। इसके लिए एक मखसूस किस्म का एक्सरे होता है जिसको बेरियम एक्सरे कहते हैं। उससे पता चल जाता है अगर आंतों में ज़ख़म हो या मैदे में ज़ख़म हो। इसके साथ साथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, अगर ये जिस्म में दाखिल हो जाए तो मैदे में और आंतों में ज़ख़म कर देता है। इसकी तशख़ीस के लिए एक स्टूल का भी टेस्ट होता है और ब्लड का भी टेस्ट होता है, जिससे पता चल जाता है कि ये जो मैदे में अल्सर है और आंतों में जो अल्सर है ये बैक्टीरिया की वजह से है। और इसके अलावा एक प्रोसीजर है जो इंडोस्कोपी कहलाता है। इंडोस्कोपी में मरीज़ को बेहोश करके उसके मुंह के रास्ते एक नलकी गुजारी जाती है, और उस नलकी के मुंह पर कैमरा लगा होता है। तो वो कैमरा मैदे में जाकर और डुओडेनम में और पाइलोरस रीजन, ये तमाम रीजन में इसको अच्छी तरीके से घुमा कर देखते हैं, और उससे पता लग जाता है कि मैदे में कहाँ कहाँ पर ज़ख़म है। अब हम ये देखेंगे कि इस बीमारी में डाइट प्लान क्या होता है।
सबसे पहले तो मैं मरीज़ों को ये कहता हूँ कि आप वो चीज़ें नहीं खाएं जिससे तकलीफ़ बढ़ती है। आप वो चीज़ें खाएं जिसके खाने से आपको आराम रहता है और आसानी से आप हज़म कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ज़्यादा मिर्च मसाले, ख़ास तौर पर लाल मिर्चें और इसके अलावा जो फैटी चीज़ें हैं और ये बाहर के जो आइटम्स जो होते हैं, जंक फूड जो है, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इसको बंद कर दिया जाता है और वो चीज़ें मरीज़ को खाने के लिए ज़ोर दिया जाता है कि जो ज़रूर हज़म हो। मिसाल के तौर पर अगर आप अनाज ले लें तो इसके अंदर जौ है, दलिया है और खिचड़ी है, जैसे इस किस्म की चीज़ें खाने से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। फलों के अंदर अगर आप देखें तो केला है और इसके अलावा तरबूज है, पपीता है, इस किस्म के जो फल होते हैं जो बिल्कुल आसानी से हज़म हो जाते हैं। फिर सब्ज़ियों के अंदर आप कद्दू है, टिंडे हैं और जो है वो इस किस्म की जो सब्ज़ियाँ, एक सब्ज़ी आती है केल जिसको कहते हैं, और ब्रोकली है। तो ये इस किस्म की सब्ज़ियाँ हैं कि आप खा लें तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। गोभी के अंदर जो फूल गोभी है वो तकलीफ़ पैदा करती है, लेकिन जो पत्ते वाली हरी गोभी है वो खा सकते हैं, वो ज़रूर हज़म है। इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि इसका जूस भी बहुत अच्छा है ये पेप्टिक अल्सर में, उससे मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और इसके अलावा ये एक उसूल ये है कि रात को खाना जो है आप 3 घंटा पहले खाएं और कम खाएं रात को ख़ास तौर पर। और इसके अलावा आप थोड़ा थोड़ा खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि आप ज़्यादा खाएंगे तो मैदे पे ज़्यादा लोड आएगा। और फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको खाने पीने में, जो भी लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार है, तो वो उनको जो है काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी और उनकी तकलीफ़ात कम हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि होम्योपैथिक दवाएं जो हैं कौन कौन सी हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। एक दवा है हाइड्रास्टिस केन मदर टिंचर में, और एक दूसरी दवा है उसका नाम है जेरेनियम मैकुलेटम, ये भी मदर टिंचर में। 10-10 कतरे दोनों दवाओं के, मतलब ये हुआ कि 20 कतरे सुबह आधे कप पानी में और 20 कतरे दोपहर को और 20 कतरे रात को। ये तो मुस्तकिल दिए जाते हैं मरीज़ को, ये नहीं रुकती ये दवाएं। इसके साथ साथ हम बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं देते हैं, लेकिन मैं एक वक्त में एक ही दवा देता हूँ, एक वक्त में 2 दवा नहीं देता। इन 2 मदर टिंचर के साथ एक दवा देता हूँ। और ज़्यादातर मैं स्टार्ट करता हूँ 30 पोटेंसी से। 30 पोटेंसी से अगर आराम ना आए या थोड़ा बहुत आराम आके रुक जाए तो फिर मैं 200 पोटेंसी में भी देता हूँ। 30 पोटेंसी आमतौर पर 4 खुराकें दिन में 4 दफ़ा दी जाती हैं, लेकिन अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो 1-1 घंटे से भी हम दे सकते हैं। और 200 की पोटेंसी या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो 1000 की पोटेंसी हफ्ते में 1 दफ़ा भी दे सकते हैं। बाज़ औक़ात जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो 200 की पोटेंसी हर दूसरे रोज़ भी दी जाती है। ये डिपेंड करता है कि मर्ज़ की शिद्दत कितनी है। अच्छा, इसके साथ साथ अब जो होम्योपैथिक दवाएं मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ में उनकी चंद मखसूस अलामात आपको बताऊंगा कि जिस बुनियाद पर मैं वो दवाएं देता हूँ। होम्योपैथिक दवाएं एक वक्त में एक ही दवा में देता हूँ, अगर दूसरी दवा देता हूँ तो पहली वाली दवा को बंद कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो दवा इसमें अच्छा रिजल्ट देती है और इस्तेमाल होती है, और मैंने बहुत इस दवा से कामयाबी हासिल की है और बेशुमार मरीज़ इस दवा से ठीक हुए हैं, उस दवा का नाम है अर्जेंटम नाइट्रेगम 30 में। अर्जेंटम नाइट्रेगम के मरीज़ जो है बिल्कुल कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर होता है ऐसा लगता है कि जैसे हड्डियों के ऊपर खाल जो है ना वो चढ़ा दी गई है, और चेहरे से बिल्कुल बुरा नज़र आता है, और उसका पेट अक्सर फूला रहता है और डकारे बहुत ज़ोर ज़ोर से डकारे लेता है वो। और इसके अलावा इसको जो है वो स्टूल के अंदर ब्लैक स्टूल भी हो सकते हैं, ग्रीन स्टूल भी हो सकते हैं। और एक और अलामत इसकी अजीब सी है कि मरीज़ को मीठा खाने का बहुत शौक़ होता है, मीठी चीज़ें खाता है, लेकिन मीठी चीज़ों से उसकी तकलीफ भी बढ़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मीठी चीज़ें खाता रहता है। और एक और अलामत मैंने अक्सर नोट की है, मरीज़ आकर ये कहता है कि उसको ये एहसास होता है कि उसका मैदा जो है वो कांप रहा है। तो इस बुनियाद पर ये सारी अलामत हो या इनमें से कुछ अलामत हो तो मैं आमतौर पर अर्जेंटम नाइट्रेगम 30 में देता हूँ। दूसरी जो दवा है वो है नक्स वामेका। नक्स वामेका उन मरीज़ों को दी जाती है बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा चाय सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये लोग खाने पीने में भी बहुत बदपरहेज़ी करते हैं, इनका लाइफ स्टाइल सीडेंट्री होता है, मतलब बैठे रहते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं मेज़ और कुर्सी पर बैठकर, इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं, चिड़चिड़े भी बहुत होते हैं।
तो इस किस्म के मरीज़ों को मैं नक्स ओमेगा 30 आमतौर पर देता हूँ और इससे बहुत उनको फ़ायदा होता है। अब एक और दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है फास्फोरस। फास्फोरस 30 उन मरीज़ों को दी जाती है कि जिनको उल्टी, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, वो कुछ खा नहीं सकते। अगर पानी पीना, अगर वो ठंडा पानी हो तो पी लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो पानी मैदे में गर्म होता है उल्टी हो जाती है। इसलिए इसके अलावा मशरूबात भी, ठंडे मशरूबात पीने का बहुत ज़्यादा उनको दिल करता है। ऐसे मरीज़ जो है उनको मौत का खौफ बहुत ज़्यादा होता है, अकेले नहीं रह पाते। अगर मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मैं अकेले नहीं रह सकता, मेरा जहन फ़ौरन फास्फोरस की तरफ जाता है। ये दवा पाइलोरिक स्टेनोसिस और पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन की बहुत अच्छी दवा है। अब हम जिस दवा का जिक्र करेंगे उसका नाम है बिस्मिथ। बिस्मिथ और फास्फोरस में एक अलामत जो मिलती है वो ये है कि बिस्मिथ के अंदर भी मरीज़ जब पानी पीता है तो फ़ौरन उल्टी हो जाती है, लेकिन खाना जो है वो उसको थोड़ी देर तक मैदे में रहता है, और कभी कभार एक आध घंटे में खाने उल्टी हो जाती है और खाना निकल जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि एक एक दो दिन के बाद वो खाना जो है वो गैर हजम शुदा खाना जो है मैदे से निकल जाता है, या ब्राउन कलर की बदबूदार उल्टी होती है। तो इस किस्म की अलामत के अंदर हम लोग बिस्मिथ का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको एक और दवा का नाम बताऊं, उसका नाम है काली बाइक्रोमिकम। अक्सर अगर मरीज हमारे पास रिपोर्ट लेकर आता है, उस रिपोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि मैदे में या आंतों में राउंड किस्म के, गोल किस्म के अल्सर है जो गहरे की तरह है, जैसे एक प्याले की शक्ल होती है। अगर इस किस्म के अल्सर हो तो फिर उसकी दवा जो है वो काली बाइक्रोमिकम है। इसके अलावा एक और अलामत भी काली बाइक्रोमिकम में है, वो ये है कि मरीज अपनी उंगली से हाथ रखकर पेट पे बताता है कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, यानी कि बहुत ही छोटे से एरिया के अंदर पेट में उसको दर्द महसूस होता है। और आमतौर पर काली बाइक्रोम का मैंने ये देखा है कि मरीज इतना कमज़ोर नहीं होता है। इसका मतलब ये कि अर्ली स्टेज की दवा है। अगर अर्ली स्टेज में राउंड अल्सर हो या मरीज उंगली रखकर पेट पर बताए कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो फिर काली बाइक्रोमिकम उसकी बेहतरीन दवा है। अब हम यहाँ पर दो दवाओं का जिक्र करेंगे। ये दो दवाएं कोलैप्स कंडीशन के अंदर है, जब मरीज बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, मतलब एंड स्टेज ऑफ द डिजीज। इसके अंदर सबसे पहली दवा है, उसका नाम है आर्सेनिक अल्बम। आर्सेनिक अल्बम के अंदर मरीज को पानी की प्यास होती है, लेकिन वो एक घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पी सकता, नंबर 1। नंबर 2, मरीज के अंदर खौफ और बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, जिस्म बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा होता है, और इसके अलावा वो चल फिर भी नहीं सकता है, चकरा के गिर पड़ता है, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है। इखराजात उसके उल्टी हो या स्टूल हो बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं, काले कलर के होते हैं, और मरीज़ जो है उसको जलन भी बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर होती है, और सर्दी भी लगती है, और अपने आप को वो ढांपने की कोशिश करता है। तो इस कंडीशन के अंदर आर्सेनिक अल्बम बहुत अच्छी दवा है। ये वो कंडीशन है, हम कह सकते हैं कि जब परफोरेशन हो जाए, मैदे के अंदर छेद हो जाए, जब जख्म ज़्यादा गहरे हो जाए, छेद हो जाए, तब ये दवा बहुत अच्छे काम करती है। और परफोरेशन की वजह से वहाँ पर सेप्टिक कंडीशन हो जाए, पेरिटोनाइटिस जो मैदे के बाहर जो झिल्ली होती है उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर इन्फेक्शन हो जाता है परफोरेशन की वजह से, तो या जख्म बहुत ज़्यादा गहरे हो जाए, बहुत पुराने हो जाए, तो ऐसी सूरत में आर्सेनिक अल्बम 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसके मुकाबले पर एक दवा है जो मैं देता हूँ, अगर आर्सेनिक अल्बम फेल हो जाए तो उस दवा का नाम है सिकेल कौर। अच्छा, सिकेल कौर में और आर्सेनिक अल्बम में फ़र्क ये है कि सिकेल कौर के अंदर मरीज़ को कोई चीज़ ओढ़ नहीं सकता, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और आर्सेनिक अल्बम के अंदर मरीज़ को सर्दी ज़्यादा लगती है और वो चाहता है कि ओढ़ के रहे, अपने आप को गर्म रखे। ये बुनियादी फ़र्क इन दोनों दवाओं में। अब अगर कोई मरीज़ मेरे पास आता है, वो डायबिटिक है और उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी है, तो 3 दवाएं हैं जो मैं ऐसे मरीज़ों को देता हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है उसमें। सबसे पहली दवा है यूरेनियम नाइट्रिकम 30 में, दूसरे नंबर पर दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में, और तीसरे नंबर पर दवा है आर्सेनिक अल्बम 30 में। लेकिन ये तीनों दवाएं एक साथ नहीं देता, मैं सीक्वेंस के अंदर देता हूँ, या तो सीक्वेंस में देता हूँ, या अगर इन तीनों दवाओं में से किसी एक दवा की अलामत हो तो फिर मैं वो दवा स्टार्ट कर देता हूँ। अब ऐसे भी केस आते हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स ली हुई होती हैं, तो इसमें एंड स्टेज तो यही होता है, या तो जिगर ख़राब हो जाता है या मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं।
तो इसके लिए भी मैं 3 दवाओं का सीक्वेंस है। पहली दवा है नक्सवामेगा, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। दूसरी दवा है सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम। ये भी मैं तीनों सीक्वेंस के हिसाब से देता हूँ, लेकिन अगर किसी एक दवा के सिम्टम्स हों तो फिर उस दवा को मैं देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मर्ज में बाज़ औक़ात दर्द बहुत होता है मरीज़ को, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दर्द से मरीज़ बेहाल हो जाता है। इसके लिए मेरे पास 2 दवाएं हैं। जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द हो तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी दवा मरीज़ इस्तेमाल कर रहा होता है उसको रोक कर बेलाडोना 30 में और हेपर सल्फर 6 में अल्टरनेट करके, हर 1-1 घंटे के बाद अल्टरनेट करके, मतलब अगर सुबह उसने बेलाडोना 30 में ले ली तो 1 घंटे के बाद फिर हेपर सल्फर 6 में और फिर 1 घंटे के बाद बेलाडोना 30 में, और इस तरीके से जब तक वो जाग रहा है ये दवाएं इस्तेमाल होती हैं। तो अक्सर इनसे दर्द जो है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब आपसे जिक्र करेंगे इंटरकरेंट रेमेडीज़ की। तो इंटरकरेंट रेमेडीज़ में भी मेरे पास 3 दवाएं जो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। पहली दवा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये 1 में इस्तेमाल कराई जाती है। दूसरी दवा है सल्फर 1 में। सल्फर 1 में जब दी जाती है आमतौर पर कि मरीज़ के हाथ और पैरों में बहुत जलन हो। और तीसरी दवा जो है इसमें है वो ट्यूबरकुलिनम 10 की 10 में भी इस्तेमाल कराई जाती है और CM में भी दी जाती है। ट्यूबरकुलिनम CM में या 10 में जब देता हूँ जब ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो आमतौर पर जब ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती है तो दवा से पहले तो कोशिश करता हूँ कि जो दवा है जिसके सिम्टम्स हैं उसी से रुक जाए, और अक्सर रुक भी जाती है। लेकिन अगर ना रुके तो फिर ट्यूबरकुलिनम 10 की एक डोज दी जाती है। दूसरे दिन से फिर फास्फोरस 30 में दी जाती है 1 हफ्ते तक। ब्लीडिंग जब रुक जाती है तो फिर जो भी दवा मरीज़ को जो वो इस्तेमाल कर रहा होता है वो कंटिन्यू कर दी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा वो 3 कंडीशन जिसके अंदर आपको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है और सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब ये कि इस कंडीशन में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए हॉस्पिटल में जाने के लिए और वहाँ पर इमरजेंसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए। सबसे पहली कंडीशन ये कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही हो कुछ और बहुत ज़्यादा एनीमिक हो जाए, फ़ौरन जाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा ले और वहाँ पर जो है वो अपना जो है वो जो भी सर्जिकल इंटरवेंशन अगर होनी है तो वो करवा ले। दूसरी कंडीशन ये है कि जब पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और खाना आंत में ना जाए, मैदे में ही पड़ा रहे और निकलता रहे और दवाएं रिस्पॉन्ड ना करें तब भी। और तीसरी कंडीशन ये है कि जब परफोरेशन हो जाए, मैदे में छेद हो जाए और इसकी वजह से सेप्टिक कंडीशन हो जाए। सेप्टिक कंडीशन जब हो जाती है तो उल्टियाँ और जो स्टूल है डायरिया वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदबूदार हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं रुकता है और मरीज़ को बुखार भी बहुत तेज़ हो जाता है और बिल्कुल मरीज़ बिल्कुल कुछ खा पी नहीं सकता। फ़ौरन एडमिट होना चाहिए और परफोरेशन का वहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये मेरा अपना एक तरीक़ेकार है जो मैंने आपसे जिसका जिक्र किया यहाँ पर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।